वेलकम टू योर ओन चैनल आर टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से आपसे मुखातिब हूँ। सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर का जो मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, खास करके हिस्ट्री का पोर्शन, उसी कड़ी में आज 2022 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उसको मैं एनालाइज करूँगा। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 51। यह क्वेश्चन जो है वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट क्या थे इसके बारे में बताना है। पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, 1, 3 और 4। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व्ड में नहीं आता है, बल्कि वो ट्रांसफर्ड है। रिजर्व लिस्ट उसको कहते थे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, फिनांस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन इत्यादि जुड़े हुए थे, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज होता था। ये जो रिजर्व कैटेगरी है या रिजर्व सब्जेक्ट है, it was administered by the governor through his executive council of bureaucrats. But on the other hand, transferred subjects were to be administered by ministers nominated from among the elected members of the legislative council. Question number 52. In medieval India, the term फनम referred to. पहले इसका आंसर मैं बता दूं। ये जो फनम है वो क्वाइंस को कहा जाता है। इसको पनम भी कहते हैं, और बेसिकली जो गोल्ड और सिल्वर करेंसी थी जिनका इस्तेमाल ट्रेड और कॉमर्स के लिए होता था, उन्हीं को फनम कहा जाता था। बेसिकली ये साउथ इंडिया में इसका इस्तेमाल होता था। ये जो वर्ड है फनम, ये यूरोपियन वर्जन है द्रविडियन वर्ड पनम का। मतलब जो द्रविडियन वर्ड था पनम, उसी को यूरोपियन फनम कहते थे, जिसका मतलब होता है मनी। ये कॉमन करेंसी थी। प्रेजेंट डे में जो तमिलनाडु है, केरला है, वहाँ इसको ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता था। ये कई कैटेगरी में इसको बांटा गया है या कई प्रकार के हैं, जैसे मद्रास फनम। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में 1815 तक सर्कुलेट हुआ इंडियन रुपीज़ के साथ। फिर ट्रावनकोर फनम था। ये एक सिल्वर क्वाइन था जो ट्रावनकोर में चलता था। यह रुपया का 8वां भाग होता था, 1/8 ऑफ द रुपी। ये 1947 तक इस्तेमाल में हुआ है ट्रावनकोर में। चुक्रम एक टर्म है, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। इट इज़ अनदर क्वाइन या अनदर टाइप ऑफ क्वाइन जो फनम के साथ साथ यूज होता था, एंड दैट वाज ए रेगुलर यूनिट ऑफ करेंसी इन मेडिवल ट्रावनकोर। फिर गंगा फनम्स, ये भी एक टर्म है, द करेंसी ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन उड़ीसा, which was similar to those of the Cholas and Eastern Chalukya in southern India. तो ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। मे भी आपको चुक्रम पूछ दे या गंगा फनम्स पूछ दे, तो आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 53। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रास बिहारी बोस। Who of the above were actively associated with the गदर पार्टी? गदर पार्टी के बारे में आपको उनके मेंबर्स के बारे में जानना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 3।
मतलब रास बिहारी बोस जो हैं वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। द गदर मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1913 बाय सम पंजाबीज इन द यूनाइटेड स्टेट, जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी शामिल थे और इनका जो गोल था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को समाप्त करना था। इसके जो मेन मेंबर थे लाला हरदयाल तो थे ही, इसके अलावा के.बी. मेनन, सोहन सिंह भाखना, मेवा सिंह, भाई परमानंद, विष्णु गणेश पिंगले, भगवान सिंह ज्ञानी, तारकनाथ दास, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अब्दुल हाफिज मोहम्मद, बरकतुल्ला और रास बिहारी बोस तो क्वेश्चन में ही है। इसके अलावा गुलाब कौर, ये कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जो गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिस मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो इसका जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। क्रिस मिशन जो है वो भारत 1942 में आया। ये अंग्रेज़ों का एक प्रयास था कि भारतीयों का कोऑपरेशन सेकेंड वर्ल्ड वार में मिले और इसके बदले में वो डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते थे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात की गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट फॉर प्रोविंस टू ऑप्ट आउट ऑफ द यूनियन। प्रोविंस को ये राइट दिया गया कि जो यूनियन बनेगा उससे वो बाहर हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है would be formed after the war to draft a new constitution for India। मतलब कि वार पीरियड में कुछ देने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि वार के समाप्त होने के बाद देने की बात की जा रही थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात थी उसके बारे में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो members of the Constituent Assembly would be elected by the provincial assemblies through proportional representation, and representative from the princely states would be nominated by their rulers। जो मैं पहले बताया कि राइट टू ऑप्ट आउट भी दिया गया था। एनी प्रोविंस दैट डिड नॉट विश टू ज्वाइन द proposed Indian Union could retain its current constitutional status or form its own union and constitution। जहाँ तक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की बात थी तो ड्यूरिंग द वार द ब्रिटिश वुड रिटेन कंट्रोल ऑफ इंडियाज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। और एक इंटरिम गवर्नमेंट की बात भी की गई। एन इंटरिम गवर्नमेंट comprising of different parties of India would be constituted during the war. However, defense and external affairs would be the sole responsibility of the Viceroy। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजल्स हैं जो क्रिप्स मिशन में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के और बताना ये है कि इनमें से कौन जो है विच ऑफ द अबव आर जायंट टेक्स्ट। ये जायंट टेक्स्ट कौन है उसके बारे में बताना है। तो पहले मैं इसका ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन बी जो है वो सही है, मतलब 2 और 4 जो है वो जायंट टेक्स्ट है। 1 और 3 जो है वो जायंट टेक्स्ट नहीं है। जो परसिष्ट पर्वन है उसको स्थविरा बसु चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये 12th सेंचुरी में एक संस्कृत महाकाव्य के रूप में लिखा गया। हेमचंद्र इसके लेखक हैं। विच डील्स विद द हिस्ट्रीज ऑफ द
अर्लीस्ट जैन टीचर्स। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। जो पहला ऑप्शन है नेत्ति पक्करना, ये नेत्ति पक्करना जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। थर्ड ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं है, जो अवदाना सत्कारा, ये 100 ग्लोरियस डीड्स के बारे में बात करता है। ये जातका स्टोरी है और ये हम कहें तो बुद्धिस्ट टेल्स हैं। द स्टोरी आर thematically organized into 10 books that portray the truth of the doctrine of karma and the power of religious giving, faith and devotion। तो ये भी जो है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, ये जैन टेक्स्ट नहीं माना जाएगा या जैन टेक्स्ट ये नहीं है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 जो है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें 3 पेयर दिए गए हैं, बताना ये है कि कितने पेयर सही हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसमें 2 पेयर जो है वो सही है। इसमें जो पहला पेयर है वो सही नहीं है। आर्य देवा की वो बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं और 3rd सेंचुरी के हैं और नागार्जुना के वो डिसाइपल थे। दिगनाग जो है वो ही वाज अ बुद्धिस्ट लॉजिशियन एंड ऑथर ऑफ परम नाशमुक्या। मतलब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कॉम्पेंडियम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज, इसका ट्रांसलेशन होगा। अ वर्क दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। जो थर्ड है नाथ मुनि। नाथ मुनि जो हैं फाउंडेड ए संस्कृत तमिल स्कूल एट श्रीरंगम which continues to be a great Vaishnavite center in South India। तो इसमें जो ऑप्शन 2 और 3 जो है पेयर वो सही है, पहला जो है वो सही पेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो दिल्ली सल्तनत पीरियड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण से जुड़ा हुआ है। कहता है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है और पूछता है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट नहीं है। इसमें दिल्ली सल्तनत में माना गया कि दिल्ली सल्तनत जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन को झेला है। 1221 से लेकर 1327 तक जो चगताई मंगोल्स थे वो बराबर आक्रमण कर रहे थे। 1297 से 1298 तक की अगर हम बात करें तो ए लार्ज स्केल मंगोल इन्वेजन लेड बाई कादर, वो कादर जो है वही उसको लीड कर रहा था। ravaged the Punjab region of the Delhi Sultanate ruled by अलाउद्दीन खिलजी। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एग्रेसिव अप्रोच लेकर आता है और मंगोलों के खिलाफ आक्रमण करता है, जिसको बैटल ऑफ कीली कहा गया, जिसको लीड किया था जफर खान ने, और इट रिपेल्ड द मंगोल्स। 1303 ईस्वी में एक फिर से मंगोल आक्रमण होता है। अनदर मंगोल आर्मी लेड बाय तारा घई वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। 2 महीने तक एक तरह से दिल्ली सीज रहती है, बट अल्टीमेटली रिट्रीटेड आफ्टर फेलिंग टू ब्रीच Alauddin's camp
in the under construction सीरी फोर्ट 1306 ईस्वी में फिर से मंगोल आर्मी आती है। ये कोपेक नाम का लीडर था इसका। इन्वेडेड द दिल्ली सल्तनत बट वाज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी जनरल मलिक काफूर एट द बैटल ऑफ रावी। फिर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर्ड मैसेकर ऑफ न्यू मुस्लिम्स mostly Mongol who had recently converted to Islam. After some Mongol armies conspired against him and they conspired to kill Alauddin. So in revenge, Alauddin Khilji ordered for a massacre. In 1327, again the Chagatai Mongols under Tarasarim sacked the frontier town of Lagman and Multan and besieged Delhi. 1398 में Taimur attacked on Delhi Sultanate. It was a significant event of the history of the Delhi सल्तनत। तो इस प्रकार से मंगोलों के बहुत सारे आक्रमण हुए हैं भारत में। उनके अलग अलग प्रभाव भी पड़े। इस पर तो एक लंबा क्वेश्चन आंसर हो सकता है, लेकिन उतना यहाँ जानना आवश्यक नहीं है। बस इतना ही जानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थर्ड ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। और जो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए कि मंगोल पहली बार जो है वो भारत में इन किए थे इल्तुतमिश के टाइम में ही, जब मंगबरनी का पीछा करते करते वो यहाँ आए थे। क्वेश्चन नंबर 58, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुला दारन। तो ये कुला दारन बेसिकली सैयद को कहा जाता था। अ ग्रुप within the theological class during the Delhi Sultanate era known as cap wearer due to their distinctive pointed caps. इनका जो एक ड्रेसिंग सेंस था, खास करके टोपी पहनने का सेंस था, वो अलग था। जो टर्बन वियरर थे, जिसको दस्तर बंधन कहते हैं, तो दस्तर बंधन से इनका अलग था। इनका पॉइंटेड कैप होता था, इसलिए इनको कुला दारान कहा जाता था। सैयद डायनेस्टी जो है, द सैयद डायनेस्टी वाज द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसने रूल किया 1414 से लेकर 1451 तक। खिजर खान इसका पहला रूलर था सैयद डायनेस्टी का। The term Kula Daran highlight the unique identity of the Sayyid within the theological class of the Delhi Sultanate, emphasizing their distinctive attire and potentially their role or status. Question number 59. With reference to Indian history, consider the following statement. 3 statement दिया हुआ है। The Dutch established their factories, warehouse on the east coast on lands granted to them by Gajapati. दूसरा, अल्फांसो डी अबुकर्क captured Goa from the Bijapur Sultanate. The third है, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from representative of the Vijayanagar Empire. Which of the statement given above are correct? तो इसका जो ऑप्शन बी है 2 और 3 करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है।
the Dutch established their factory in India at Musulipatnam in 1605, followed by the factories in Pulicat, Surat, Bimlipattam and Chinsura. Kapilendra, जो थे, he was the minister of Bhanudev IV, usurped the throne in 1435 and laid the foundation of Gajapati rule in Odisha. After Pratap Rudra's death, जो 1540 में होता है, his successor could hardly hold the empire intact, and the end of Suryavamshi or Gajapati dynasty came soon after 1542, whereas the Dutch East India Company was formed in 1602. तो जब 1602 में ही डच फैक्ट्री बनती है तो उसके पहले ही गजपति रूलर या गजपति डायनेस्टी जो है वो एंड हो जाती है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है कि गजपति रूलर्स ने ग्रांट किया था फैक्ट्री और वेयरहाउस ईस्ट कोस्ट पर डचों को, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अल्बुकर्क वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही सही है। अल्बुकर्क एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सल्तनत ऑफ बीजापुर इन 1510 और बहुत आसानी से उसको प्राप्त कर लिया था। द प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर became the first bit of Indian territory to be under the European. Question number 60. According to Kautilya's अर्थशास्त्र, which of the following are correct? इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है वो स्लेवरी सिस्टम से है, उसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है 1, 2, 3 वो सही है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंस्लेवमेंट दैट इज गिवन इन अर्थशास्त्र। वन ऑफ द प्राइम मेथड ऑफ इंस्लेवमेंट वाज टू हैव अ पर्सन एज ए स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल punishment. There were variety of protection offered to the slaves, especially to the women slave, as per the Arthashastra. When a child is begotten on a female slave by her master, both the child and its mother shall at once be recognized as free. Arthashastra also said, if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. तो ये सारी बातें अर्थशास्त्र में कही गई है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, फिर से पेयर को देखना है और हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर द करेक्टली मैच्ड। 4 पेयर है, धौली उड़ीसा, एरागुडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कलसी कर्नाटका। इसमें 2 पेयर सही हैं, मतलब ऑप्शन बी सही है। इसमें जो धौली है, धौली रॉक एडिक्ट इज लोकेटेड इन धौली हिल्स क्लोज टू 10 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर इन उड़ीसा. The edicts are engraved on a large piece of rock written in Pali. The rock edict is located near the historical site of the Kalinga War, which is said to transform the Samrat Ashoka. जो दूसरा है एरागुडी, एरागुडी रॉक एडिक्ट है लोकेटेड इन Kurnool district in Andhra Pradesh. The inscriptions were one of the important treasures of the Mauryan king Ashoka, falling under major and minor rock inscriptions. जो तीसरा है जौगढ़, ये इनकरेक्ट मैच है। जौगढ़ जो है वो जौगढ़ is the second place in Odisha, where
There is a major Ashokan rock edict. Ashoka's inscription in Jaugarh is on a rock face about 30 feet long and 15 feet high. The rock edict inscriptions engraved in Prakrit language in Brahmi script have information about the better administrative policies based on Ashoka's humanitarian ground or consideration. तो ये जो तीसरा जो जौगढ़ और मध्य प्रदेश का पेयर है ये गलत है। जौगढ़ भी जो है वो उड़ीसा में ही है। जो चौथा पेयर है कलसी, ये भी इनकरेक्ट है। कलसी इज ए स्मॉल टाउन लोकेटेड बिटवीन चकराता एंड देहरादून on the bank of Yamuna river in Uttarakhand. The site of Ashoka's inscription at Kalsi is singularly unique, as it is the only place in North India where the great Mauryan emperor has inscribed the set of the 14 rock edicts. तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। दो मतलब धौली और येरागुडी जो है वो सही है, पहला और दूसरा। जौगढ़ और कलसी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 अगेन फिर पेयर्स को मिलाना है। इसमें कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं और उनसे किस डायनेस्टी के हैं वो नाम दिए गए हैं। तो पहले मैं इसका सही ऑप्शन बता दूं। इसमें दो पेयर जो है वही सही है और दो पेयर गलत है। जो चंदेल राजा हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो चंदेला और चंदेल वाज एन इंडियन राजपूत क्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया। दे वर पॉपुलरली टर्म्ड एज चंदेलाज। चंदेला फैमिली जो है उनके बारे में कहा जाता है कि चंदेला फैमिलीज वाज डिसेंडेंट फ्रॉम द यूनियन ऑफ मून, अगर हिंदी में कहें तो चंद्रा एंड हेमावती। एज पर खजुराहो इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट किंग ऑफ चंदेला डायनेस्टी नानुका was descendant of sage Chandratrayi, who was son of famous Vedic sage Atri। इसलिए पहला जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। दूसरा है जया शक्ति। जया शक्ति बिलोंग टू द चंदेला डायनेस्टी एंड नॉट टू द परमार। तो ये जो दूसरा पेयर है वो गलत है, वो सही मैच नहीं है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ईदर ऑफ टू डायनेस्टीज ऑफ मेडिवल हिंदू इंडिया। द लाइन ऑफ हरिचंद्रा रूल्ड इन Mandor, Marwar during the 6th to 9th century CE, generally with feudatory status. The line of Nagbhatta ruled first at Ujjain and later at Kannauj during the 8th to 11th century. Other Gurjar lines existed, but they did not take the surname of Pratihara. In the complicated and badly documented war of the early 9th century involving Pratihara, Rashtrakuta, Pala, Nagbhatta too played an important part or important role. Nagbhatta too became the most powerful ruler of northern India and established his new capital at Kannauj. Nagbhatta too was succeeded by his son Ramabhadra in about 833 AD. तो इस तरह से अगर हम देखें तो तीसरा पेयर है नागभट्टा गुर्जर प्रतिहारा का, वो सही पेयर है। जो चौथा पेयर है वो गलत है, जो भोज से जुड़ा हुआ है। मिहिर भोज जो है ही बिलोंग्स टू द
परमार डायनेस्टी, नॉट फ्रॉम द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो ये चौथा पेयर भी गलत है, तो इसमें 2 पेयर सही हैं। 1 और 3, 2 और 4 जो है वो गलत मैच है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? संगम पोएम्स जो है वो पार्ट ऑफ द अर्ली तमिल लिटरेचर हैं, आर ब्रॉडली कैटेगराइज इन अकम मीन्स लव एंड पुरम मीन्स हीरोइज्म, एंड एक्सप्लोर themes of love, nature and social life. Sangam literature are collection of Tamil poems emerged during the Sangam age. Roughly जो पीरियड है संगम एज का वो 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक माना जाता है। जो मेजर वर्क हुए उसमें वो इथु तो गई हुआ पट्टू पट्टू, ये पट्टू पट्टू है जो दिस कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 लॉन्गर पोएम्स। फिर शिल्पादिकरण जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उस पीरियड का, जो इल्लांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था। फिर मनी मेंगलई भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, मनी मेंगलई जिसको कुछ लोग मनी मेखलई भी कहते हैं। ये सीतालई सत्तानर के द्वारा लिखा गया था। संगम पोएम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। एक अकम है जिसको इनर भी हम कह सकते हैं, विच फोकसेज ऑन लव, रिलेशनशिप एंड इमोशंस। दूसरा पुरम है जिसको हम आउटर भी कहते हैं, डील्स विथ हीरोइक डीड्स, किंग्स एंड सोशल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 94, Yoga Vasishta was translated into Persian by निजामुद्दीन पनीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इसका आंसर जो है वो अकबर होगा, जो ऑप्शन ए है। निजामुद्दीन पनीपति ट्रांसलेटेड योगा वशिष्ठा एट द रिक्वेस्ट ऑफ जहांगीर in 1597. This translation was considered as a part of the encyclopedic collection edifying literature initiated by Akbar. क्वेश्चन नंबर 95 ये भक्ति से संबंधित है। द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इज सिटिंग पोज ऑफ रामानुजन was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represents the teaching of Ramanujan? बेसिकली रामानुजन भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे, शंकराचार्य के बाद ये आते हैं और ये अलवार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनका मानना था कि मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इट मीन्स कि भक्ति का जो कंसेप्ट ही है वो कंप्लीट सरेंडर, इंटेंस डिवोशन है और अलवार से ये जुड़े हुए थे, अर्थात ये वैष्णवाइट थे और वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। इन्होंने शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था उससे अलग हटकर विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य अद्वैतवाद में कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। और इनका विशिष्टाद्वैत में ये कहना था कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, इसलिए कि जगत जो है वो ब्रह्म की रचना है तो वो असत्य कैसे हो सकती है। तो ये इस प्रकार विशिष्टाद्वैत की विचारधारा को प्रोपाउंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? ये सोमनाथ टेम्पल के बारे में कौन कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जैसे सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन, ये करेक्ट है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बिरूनी, ये भी करेक्ट है। ये सोमनाथ टेम्पल जो है इट स्टैंड्स एट द शोर ऑफ द अरेबियन ओशियन
on the western corner of the Indian subcontinent in Gujarat. Sri Somnath is first among the 12 Adi Jyotirlinga of India. It is also correct that it was mentioned in the writings of Al-Biruni, influenced by which Muhammad Ghaznavi attacked at the Somnath temple in 1025 with his 5,000 soldiers and looted its property and destroyed the temple. Somnath Jyotirlinga Pran Pratishtha was done on the auspicious third day of the brighter half of Shravan month during the 10th Treta Yuga. The modern temple was reconstructed with the resolve of Sardar Patel, who visited the ruins of Somnath temple on November 13, 1947. Then President of India Dr. Rajendra Prasad did the Pran Pratishtha at the existing temple on 11th May 1951. इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट राधा कृष्णन के बारे में वो सही नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी तो उसमें वो शामिल हुए थे। तो 96 का जो सही ऑप्शन है ए है 1 and 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।